न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज की कुछ मुख्य सुर्खियां। रेप के आरोपी को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, कट्टा और कारतूस बरामद। नदी के बीच फंसी 3 लड़कियां, ट्रैफिक जाम में फंसी एनडीआरएफ की टीम, गांव वालों ने खुद ही कर लिया रेस्क्यू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सचिव भी हुई ठग गिरोह की शिकार, पुलिस ने नाबालिग समेत 2 को पकड़ा। और अब खबरें विस्तार के साथ। रेप के आरोपी को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कट्टा और कारतूस बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक रेप आरोपी और पुलिस के बीच एनकाउंटर देखने को मिला। इस एनकाउंटर में आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के बीच एनकाउंटर देखने को मिला है। इस एनकाउंटर में आरोपी घायल हो गया। पुलिस विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक थाना मध्यगंज पुलिस की टीम पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। ऐसे में 27 और 28 मई को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस की टीम को रघुवंशी ढाल के पास इकट्ठा कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस चौकी लगाई गई। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति तेजी से बाइक को बंधा ढाल पर नीचे की तरफ मोड़कर भागने लगा। इस दौरान पुलिस ने जब उसे पकड़ने का प्रयास किया तो अभियुक्त ने पुलिस को जान से मारने की नियत से अवैध शस्त्र से फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षा व कर्तव्य पालन करते हुए फायर किया और मुठभेड़ में अभियुक्त घायल हो गया। अभियुक्त को आवश्यक कार्रवाई के बाद तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया है। बता दें कि अभियुक्त का नाम कमल किशोर उर्फ बद्दर है, जो सीतापुर जिले के कमियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं पुलिस को अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खालू कारतूस और एक मिस कारतूस मिला है। साथ ही आरोपी की बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया। बता दें कि इसी तरह यूपी के गाजियाबाद में वांछित बदमाश संग मसूरी पुलिस की मुठभेड़ बीते दिनों देखने को मिली थी। पुलिस की गोली लगने से बदमाश अब्दुल रहमान घायल हो गया। आरोप है कि रहमान मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में हुई सिपाही सौरभ की हत्या में शामिल था। मुठभेड़ में घायल बदमाश अब्दुल रहमान मसूरी थाने का हिस्ट्री शीटर है। जानकारी के अनुसार बदमाश पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार व मोटरसाइकिल बरामद की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर बदमाश भाग रहा था। मसूरी पुलिस द्वारा दबिश देने गई टीम पर गोलीबाजी करने के मामले में 14 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज 28 मई को ये सीतापुर के मूल निवासी और यहाँ पर पक्का पुल पे झोपड़पट्टी डाल करके रहने वाले एक अभियुक्त की बाद एनकाउंटर गिरफ्तारी की गई है। 27 तारीख की प्रातःकाल थाना मध्यगंज को सूचना प्राप्त हुई कि यहीं पक्का पुल पर रहने वाले एक परिवार की 5 साल की बेटी के साथ किसी ने उसको ले जा कर के बलात्कार किया है। तत्काल पुलिस ने मौके पर आकर के मजरूह की डॉक्टरी कराई, जो अब खतरे से बाहर है और उसमें अभियुक्त पंजीकृत किया गया। इस संबंध में तत्काल ACP महानगर के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई, जिन्होंने 24 घंटे के भीतर इस अभियुक्त को बाद एनकाउंटर गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम कमल किशोर है, जो मूल रूप से सिदौली सीतापुर का रहने वाला है और यहीं पर झोपड़पट्टी डालकर रहता था, जो मजरूह की झोपड़पट्टी भी पास में ही है। इसके पास से अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा 315 बोर का और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये पूरा सराहनीय कार्य करने वाली मध्यगंज की टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। सर, हिस्ट्री क्या है जो अभी जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, अभी तक वर्तमान में हमारे पास इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन DCRB से जानकारी कराई जा रही है। कोई और जानकारी प्राप्त होगी तो आपको बताया जाएगा। ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। नदी के बीच फंसी 3 लड़कियां, ट्रैफिक जाम में फंसी एनडीआरएफ की टीम, गांव वालों ने खुद ही कर लिया रेस्क्यू। महाराष्ट्र से एक वीडियो सामने आया है, जहां नदी के बीच 3 लड़कियां एक ट्रॉली में फंसी दिखाई दे रही है। लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी तो गांव वालों ने खुद ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया।
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के खड़की गांव से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रॉली पर बैठी है और चारों तरफ पानी है। हालांकि जब एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी तो गांव के ही युवाओं ने अपनी जान को जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया और इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। रेस्क्यू टीम ने पूरी कहानी बताई कि कैसे 15 युवाओं की टीम ने 3 बेटियों की जान बचाई। या नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के कारण 3 लड़कियां पानी के बीच घिर गई थी। रेस्क्यू टीम ने बताया कि इस दौरान राहत बचाव के लिए आ रही थी एनडीआरएफ की टीम ट्रैफिक जाम में फंस गई। ऐसे में हालत की गंभीरता को देखते हुए खड़की गांव में रहने वाले भारतीय सेना के जवान हवलदार सागर गायकवाड़ ने अपने गांव की बेटियों को बचाने के लिए गांव के युवाओं के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन करने का फैसला किया। बता दें कि सागर फिलहाल भारतीय सेना में कश्मीर में पोस्टेड है और वर्तमान में वो छुट्टी पर अपने गाँव आए हुए हैं। हवलदार गायकवाड़ ने गाँव के ही युवाओं की टीम बनाई और फिर रस्सी का इंतजाम किया। और अब अगली खबर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सचिव भी हुई ठग गिरोह की शिकार। पुलिस ने नाबालिग समेत 2 को पकड़ा। राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सचिव आईएएस अफसर डॉक्टर मधुरानी तेवतिया ठग गिरोह का शिकार हुई है। 16 मई को हुई वारदात में नाबालिग समेत 2 आरोपी तेवतिया का बैग लेकर चंपत हो गए थे। 17 मई को दर्ज शिकायत के अगले दिन पुलिस ने दोनों को धर लिया। इनसे चोरी के 3 मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल चोरी की होंडा एक्टिवा स्कूटी बरामद हुई। हालांकि पुलिस सचिव से चोरी गए सामान की बरामदगी नहीं कर सकी है। तहरीर उनके सरकारी ड्राइवर अजय ने 16 मई की रात 12 खंबा थाने में दी। इसमें बताया गया था कि रात करीब 9:15 बजे सचिव डॉक्टर मधुरानी तेवतिया को महादेव रोड उनके घर लेकर जा रहा था। सचिव पिछली सीट पर बैठी थी और उनका बैग भी उनके पास रखा था। सिकंदर रोड पहुंचते ही स्कूटी पर 2 लड़के आए और गाड़ी की ओर कुछ इशारा किया। लेडी इरविन कॉलेज के पास सचिव के कहने पर कार रोकी गई। कार अनलॉक करके जैसे ही गाड़ी से उतरा तभी दोनों लड़कों ने सीधी तरफ आकर कार का दरवाजा खोला और सचिव मैडम के पास रखा बैग लेकर भाग गए। बैग में करीब 8,000 रुपए, कई क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, सचिवालय का परिचय पत्र, कागजात व समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान था। दक्षिण जिला पुलिस ने बीआरटी रोड पुष्पा भवन के पास दोनों को पकड़ा है। बालिग आरोपी की पहचान H1 मद्रासी कॉलोनी मदनगीर दिल्ली निवासी हिमांशु उर्फ बाबू जो महज 20 साल का है, पुत्र अशोक के रूप में हुई है। हालांकि इसका पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। नाबालिग आरोपी की उम्र 16 वर्ष बताई गई है। और अब अगली खबर। एमसीडी वार्ड समितियों के चुनाव में बीजेपी और आईवीपी में गठजोड़। 10 में चुनाव लड़ेगी, 2 में आपका वॉकओवर दिया। एमसीडी की 12 वार्ड समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव में इस बार दिलचस्प समीकरण देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी जहां 11 वार्ड समितियों का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है, वहीं भाजपा ने 8 समितियों में उम्मीदवार उतारे हैं। खास बात यह है कि 2 वार्ड समितियों में भाजपा ने खुद नामांकन न कर आपके बागी पार्षदों की बनाई इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी आईवीपी से गठजोड़ करते हुए उन्हें अध्यक्ष पद दिलवाने की तैयारी की है। भाजपा ने रोहिणी और पश्चिमी जोन की वार्ड समिति में आईवीपी से गठबंधन किया। इन वार्ड समितियों में अध्यक्ष पद पर आईवीपी मैदान में है, उनसे वर्तमान अध्यक्षों को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने उम्मीदवार उतारे हैं। इन दोनों समितियों में आम आदमी पार्टी ने दोनों पदों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गत वर्ष इन दोनों समितियों के दोनों पदों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, मगर उनको हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने मध्य जोन की वार्ड समिति में केवल अध्यक्ष पद पर अपने पार्षद का नामांकन कराया है। इस तरह इस जोन की वार्ड समिति में उपाध्यक्ष पद पर भाजपा पार्षद का निर्विरोध निर्वाचन होगा। दक्षिण जोन की वार्ड समिति में दोनों पार्टियों ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के साथ साथ स्थायी समिति के सदस्य के रिक्त पद पर नामांकन पत्र दाखिल कराए। वहीं सीडी सदर, पहाड़गंज और करोल बाग जोन की वार्ड समिति में भाजपा ने नामांकन नहीं किया। यहाँ आपका बहुमत होने के कारण भाजपा ने रणनीतिक रूप से दूरी बनाई। इस तरह इन दोनों समितियों में आपके उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचन
निर्वाचित होंगे। सिटी सदर पहाड़गंज जोन की वार्ड समिति में स्थायी समिति के रिक्त होने पर आप पार्षद का निर्वाचन निर्विरोध होगा। वहीं केशवपुरम जोन की वार्ड समिति में आम आदमी पार्टी ने नामांकन नहीं किया। इस जोन में भाजपा के पास बहुमत से काफी अधिक पार्षद है। इस तरह इस जोन की वार्ड समिति में भाजपा के पार्षद निर्विरोध निर्वाचित होंगे। और अब देखते हैं अगली खबर। सीएम धामी ने अहिल्या स्मृति मैराथन को दिखाई हरी झंडी, युवाओं के साथ खुद भी लगाई दौड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पवेलियन ग्राउंड से अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने स्वयं भी युवाओं के साथ मैराथन में दौड़कर सबका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में जागरूकता और एकता लाने के साथ स्वस्थ समाज का भी निर्माण करते हैं। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री अजय कुमार, मेयर सौरभ थपलियाल, महानगर अध्यक्ष सिद्धांत अग्रवाल, विधायक भरत चौधरी, दायित्वधारी अनिल डब्बू, श्याम अग्रवाल, हेम बजरंगी, भाजपा युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बिष्ट एवं अन्य लोग मौजूद रहे। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। हिमाचल में दैनिक वेतन भोगियों को 8 साल की सेवा के बाद नियमित करे परिवहन निगम। हाईकोर्ट ने दिए ऐसे आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरटीसी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 8 साल की सेवा पूरी होने के बाद नियमित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में परिवहन निगम को आदेश दिया कि 30 जून तक या उससे पहले कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए और सभी लाभ जारी किए जाए। यह आदेश न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने एक साथ सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए पारित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को वास्तविक वित्तीय लाभ याचिका दायर करने की तिथि से 3 साल पहले तक के दिए जाएंगे। उससे पहले के वित्तीय लाभ केवल नॉमिनल आधार पर माने जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि एचआरटीसी को कर्मचारियों की प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से 8 साल की सेवा पूरी करने के आधार पर उनकी सेवाएं नियमित करने के निर्देश दिए जाए। उन्होंने 10 अक्टूबर 2018, 6 अप्रैल 2017, 15 अक्टूबर 2018 और 26 नवंबर 2019 को जारी निगम के आदेशों को चुनौती दी थी। चपरासी, चौकीदार, क्लर्क और स्वीपर जैसे पदों पर कार्यरत थे। निगम ने विभिन्न तिथियों पर इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने औद्योगिक ट्रिब्यूनल सह श्रम न्यायालय में याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें वरिष्ठता और सेवा की निरंतरता के साथ बहाल करने का निर्देश दिया। हालांकि बिना किसी पिछले वेतन के याचिका में बताया गया कि ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद निगम के निदेशक मंडल के समक्ष मामला रखा गया। उसके बाद भी उन्हें 8 साल की सेवा पूरी होने पर नियमित नहीं किया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब एक विशेष समूह को न्यायिक राहत मिलती है तो समान परिस्थितियों में अन्य कर्मचारियों को भी वही लाभ मिलना चाहिए, अन्यथा ये भेदभाव और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। खंडपीठ ने राज्य सरकार और उसके अधिकारियों की ओर से अस्थायी नियुक्तियों के तदर्थ की आड़ में कर्मचारियों का शोषण करने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई। अदालत ने इसे एक शोषणकारी प्रथा बताते हुए कहा कि ये मामला भी उसी का उदाहरण है जो राज्य की जिम्मेदारियों से बचने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। और अब अगली खबर। जम्मू कश्मीर में समझौते से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव, हर हाल में उपचुनाव लड़ेगी पार्टी, बड़गाम सीट छोड़ने को तैयार। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अभी तक पार्टी का समझौता नहीं हुआ है। इसके बावजूद कांग्रेस नगरोटा सीट को गठबंधन के तहत अपने खाते में मान रही है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से बडगाम की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ने का मन बनाया है। दोनों राजनीतिक दलों के बीच समझौता एक दूसरे के समर्थन में होगा। हालांकि सीटों के बंटवारे का ये प्रारूप कांग्रेस ने ही डिजाइन किया है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी तक किसी भी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। पार्टी ने 39 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन इनमें से महज 6 सीटें कांग्रेस से जीत पाई थी। जम्मू संभाग में कांग्रेस की हालत काफी खराब थी। यहाँ पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज एक ही सीट पर जीत हासिल की। कश्मीर में 10 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, उसमें से 5 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार उपचुनाव में एक सीट जम्मू संभाग में खाली है, जबकि दूसरी सीट कश्मीर संभाग में खाली हुई। कांग्रेस नगरोटा में अपने पुराने प्रदर्शन को देखते हुए भी यहाँ दमदार प्रत्याशी मैदान में उतारने जा रही है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि गठबंधन हो या ना हो, पार्टी नगरोटा सीट पर उपचुनाव में उतरेगी ही उतरेगी।
और अब अगली खबर। कोरोना से आगरा में पहली मौत, अभी तक आइसोलेशन वार्ड बनाए और नहीं जांच केंद्र खोले गए हैं। फिरोजाबाद के मरीज की कोरोना संक्रमण के बाद हुई मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग में कोई हलचल नहीं हुई है। अभी तक जांच केंद्र और आइसोलेशन वार्ड तक नहीं बनाए गए। सीएमओ का कहना है कि कोई गाइडलाइन भी नहीं आई है। एहतियात बरती जा रही है। प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, जालौन के बाद फिरोजाबाद के संक्रमित की मौत से कोरोना के फैलने का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना महामारी के दौरान जहां स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक इंतजाम किए थे, वहीं अब आगरा में पहला संक्रमित केस मिलने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां लचर है। महामारी के दौरान एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों पर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे। ये सभी वार्ड अब सामान्य वार्ड में तब्दील हो चुके हैं। ऑक्सीजन प्लांट केवल एसएन और जिला अस्पताल में ही संचालित हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण की जांच की सुविधा भी एसएन अस्पताल के वायरोलॉजी लैब में ही उपलब्ध है। अभी तक कहीं भी अलग से कोरोना संक्रमण की जांच के केंद्र नहीं बनाए गए। ऐसे में सामान्य लक्षण होने पर मरीज जांच भी नहीं करा पाएंगे। यहाँ तक कि ओपीडी में आने वाले खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों के लिए फ्लू वार्ड भी शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी संक्रमण को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। एहतियात बरती जा रही है। अगर किसी को लक्षण महसूस हो तो उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज में जांच करानी चाहिए। सीएम अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि फिरोजाबाद का संक्रमित मरीज मिलने के बाद अब अस्पतालों में एहतियात बरती जाएगी। दर्शकों, देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल यही तक। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आगे के लिए आप बने रहिए मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।